हेलो एवरीवन। हम लोगों ने वेव के बारे में बात कर रहे थे, साउंड वेव के बारे में बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ वेव क्या होता है, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव और नेचर ऑफ वेव, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में हमने बात कर लिया था क्लास में। तो ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं कि नेचर ऑफ वेव। हमने बात किया था लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं नेचर ऑफ वेव। ठीक है, नेचर ऑफ वेव में क्या होता है, जैसे हमने बताया था कि जो मतलब टाइप्स ऑफ, पहले वेव बता दिया था हमने कि मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में ऐसे वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, जिनको, और नॉन मैकेनिकल वेव वो होते हैं जिनको ट्रेवल करके मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेचर ऑफ वेव। ठीक है, तो जो वेव का नेचर जो होता है वो क्या होता है भाई, एक तो होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है ना, अब इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो ट्रांसवर्स वेव होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करता है, उनका जो मोशन होता है वेव के मोशन के परपेंडिकुलर होता है। उनका जो मोशन होता है वेव के मोशन के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे कि इसमें लिख देते हैं द मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो मीडियम की पार्टिकल है उनका मोशन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, वेव मोशन के। सपोज जैसे कि इस तरीके से हमारा वेव चल रहा है, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे कि ये इस तरीके से हमारा वेव चल रहा है। ठीक है, अब ये जो वेव हमारा, ये वेव में मोशन हो गया, ये क्या हो गया हमारा, वेव मोशन हो गया। ठीक है ना, अब यहां पर जो मीडियम पार्टिकल्स है, देखो ये एक्चुअल में हुआ क्या कि यही वाला जो मीडियम पार्टिकल है, यही वाला उठ करके ऊपर चला आया ना। अब यहां वाला जो मीडियम पार्टिकल था वो नीचे चला आया, तो हो क्या रहा है, जो मीडियम पार्टिकल का जो मोशन है वो क्या हो रहा है, अप डाउन, लेकिन वेव किधर जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारा वेव क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो मीडियम पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, अप डाउन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको दिखाएं तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, ये मीडियम पार्टिकल का मोशन हो गया हमारा। ठीक है ना, मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, ये क्या हो गया, मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। और ये जो डायरेक्शन हो गया इसका, ये किसका डायरेक्शन है, ये वेव मोशन का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो अगर ये देखिए ना कि जैसे कि ये हमारा हो गया मीडियम पार्टिकल और ये वेव मोशन, तो ये वेव मोशन और ये मीडियम पार्टिकल ऊपर नीचे, वेव मोशन आगे की तरफ, तो ये क्या हुआ, एक दूसरे क्या हुए, परपेंडिकुलर हुए नहीं है। तो ये जो चीजें होती हैं किस में होती हैं, ट्रांसवर्स वेव में। अगर हम एग्जांपल देखें, अब इसका एग्जांपल नोट कर लेते हैं यहीं पे। एग्जांपल जैसे कि वेव इन वाटर, जैसे कि वाटर में अगर कोई, जैसे कि हमने क्या किया भाई, कोई स्टिल वाटर है, हमने क्या किया, उसमें एक पत्थर मतलब फेंक दिया, तो क्या होगा, एक तरीके से वेव जनरेट होता ही नहीं होता है, वेव जनरेट होता है। तो वेव क्या होता है, वो उसके किनारे की तरफ मतलब कि ट्रेवल करता है, टुवर्ड्स द किनारे की तरफ, मतलब कि उसके जो जो नदी का किनारा है उसकी तरफ जो क्या करता है, वो वेव ट्रेवल करता है। लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल्स है, मीडियम पार्टिकल्स कहने का मतलब हुआ कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, ऊपर नीचे करते हैं मोशन। ठीक है ना, तो ये हो गया एग्जांपल। अब वेव मोशन इन स्ट्रिंग,
वेव इन स्ट्रिंग, जैसे कि कोई स्ट्रिंग है, हमने क्या किया उसको इस तरीके से किया, तो ये जो वेव हमारा जाएगा इस तरीके से, जैसे कि स्ट्रिंग है हमारा, मान लीजिए कि हमने स्ट्रिंग है, तो ये वेव हमारा इस तरीके से जाएगा नहीं जाएगा, ये ऐसे 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 आगे की तरफ चलता जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मीडियम पार्टिकल है क्या कर रहा है, वेव मोशन के परपेंडिकुलर अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म कर रहा है। किसमें, ये ट्रांसवर्स वेव में। चलिए ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव की बातें हो गई। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में। ठीक है, ये ट्रांसवर्स हो गया हमारा। अब हम लॉन्गिट्यूडिनल के बारे में बात करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है कि जो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। ठीक है ना, टू एंड फ्रो का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि जिधर वेव मोशन कर रहा है हमारा, जिधर वेव मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, मीडियम पार्टिकल मोशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें लिखना है तो लिख लेंगे हम, मोशन ऑफ medium particle along the direction of wave motion। ठीक है ना, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होते हैं कि जो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो वेव मोशन के अलोंग मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं, टू एंड फ्रो, आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। सपोज ये हमारा मेन पोजीशन हो गया, अब ये रुका हुआ था, जैसे ही वेव एक आ गया मतलब कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव आ गया तो क्या करेगा, ये आगे जाएगा फिर मेन पोजीशन पे फिर पीछे जाएगा। तो इस तरीके से मोशन करेगा टू एंड फ्रो करके। ठीक है, तो एग्जांपल में कैसे, एग्जांपल साउंड वेव क्या है, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है कि जो साउंड वेव है वो कैसे, जो साउंड वेव कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो मीडियम पार्टिकल्स होंगे कैसे मोशन करेंगे, टू एंड फ्रो, मतलब कि अलोंग द वेव। ठीक है, मोशन करेंगे। चल ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव और उसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। हम बात करते हैं कुछ रिलेटिव टर्म्स। ठीक है ना, रिलेटिव टर्म्स विद वेव, मतलब साउंड वेव। ठीक है ना, ठीक है ना, रिलेटिव टर्म्स कनेक्टेड विद साउंड वेव। जैसे कि कुछ मतलब जो वेव है उनमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, वेव लेंथ हो गया, जो वेव मोशन कर रहा है उसका, उस वेव का स्पीड कितना हुआ, फ्रीक्वेंसी क्या हुआ। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग वेव कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, साउंड वेव। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, साउंड वेव के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। अब देखिए, जैसे कि कोई भी वेव है अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो उसके जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो क्या करेगा, वो अपने मीन पोजीशन से कुछ आगे जाएगा और फिर मीन पोजीशन से कुछ पीछे जाएगा। उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कुछ पॉजिटिव में होगा, उस मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में कुछ पॉजिटिव में होगा, कुछ निगेटिव में होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आप समझिए कि जो डेंसिटी है क्या है, ये डेंसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल्स है। ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ, जैसे कोई भी साउंड वेव है वो क्या कर रहा है, अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसके जो मीडियम पार्टिकल्स हैं टू एंड फ्रो मोशन करेंगे।
टू एंड फ्रो मोशन करने की वजह से क्या होगा कि कुछ रीजन में डेंसिटी बढ़ जाएगा और कुछ रीजन में क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा वेव मोशन, मतलब वेव मोशन कौन सा वेव, साउंड वेव। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये समझिए कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला क्या है, मीन पोजीशन है, किसका, उस मीडियम पार्टिकल्स का। ठीक है, अब ये समझ लिए कि यहाँ पर जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो मीन पोजीशन पे है, और यहाँ पर क्या हुआ, ये अपने मीन, यहाँ के जो मीडियम पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कुछ आगे चले गए हैं, अपने आगे चले गए। यहाँ के जो मीडियम पार्टिकल हैं वो अपने मीन पोजीशन से पीछे चले आए हैं। अब ये सोचिए ना कि यहाँ वाले मीडियम पार्टिकल तो यहीं पे हैं, यहाँ वाले मीडियम पार्टिकल्स यहाँ पे चले आए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे चले आए हैं, और यहाँ वाले मीडियम पार्टिकल ऊपर चले गए हैं। ऊपर चलने का मतलब क्या हुआ, वो अपने मीन पोजीशन से आगे निकल गए हैं, और ये क्या, और अपने मीन पोजीशन से थोड़ा पीछे चला गया है। जैसे कि हम लोग मीडियम पार्टिकल्स की बात करते हैं, मान लीजिए ए और ये बी और ये सी। अगर हम ए वाले मीडियम पार्टिकल्स की बात करेंगे तो पोजीशन था, यहाँ था मीन पोजीशन, लेकिन ये क्या किया, अपने मीन पोजीशन से आगे चला गया है। अगर बी वाले की बात करें वो अपने मीन पोजीशन पे ही है, सी वाले की बात करें तो वो अपने मीन पोजीशन के क्या है, पीछे है। ठीक है, अगर देखिए, अगर ये वाला पार्टिकल है, ऐसी ए पार्टिकल की जैसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे जो कि अपने मीन पोजीशन से क्या हो गए, यहाँ वाले पार्टिकल भी ऊपर है, यहाँ वाले पार्टिकल भी ऊपर है कि नहीं है। तो इसका मतलब कि जो ए वाले पोजीशन, देखो यहाँ जो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन होगा, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाएंगे। और लेकिन जो बी वाला जो रीजन है वो क्या है, मीन पोजीशन है, मतलब वहां पे क्या है भाई, नॉर्मल है। और यहाँ पे क्या है, रेयरफेक्शन, मतलब यहाँ पे और भी, मतलब कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, कम हो गए ना वहां पे, तो यहाँ पे और भी कम हो जाएंगे मीडियम पार्टिकल्स। पहले देखो मीन पोजीशन पे जो मीडियम पार्टिकल्स थे नॉर्मल थे, लेकिन ए पोजीशन पे क्या हो गया, बहुत सारे पार्टिकल्स आकर के इकट्ठा हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब कि डेंसिटी क्या हो गई, यहाँ पे पार्टिकल्स की बढ़ गई ना, और यहाँ पे क्या था, नॉर्मल था। और रेयर जो सी पॉइंट है यहाँ पे क्या हो गया कि और भी कम हो गया मीडियम से, मतलब जो मीन पोजीशन पे जो मीडियम पार्टिकल की जो डेंसिटी थी उससे और भी कम हो गया है यहाँ पर, कहाँ पे, ये सी पॉइंट पे। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर नॉर्मल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे कम है नॉर्मल से। और इसी तरीके से फिर अगर यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ इस वाले रीजन की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि डेंसिटी क्या है भाई, मीडियम की जो डेंसिटी है एक, मतलब विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब कि देखिए यहाँ पर जो ये वाला जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन बोलते हैं, रेयरफेक्शन। ठीक है ना। अब यही वाला जो ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोलेंगे हम, कंप्रेशन। ये तो हमारा मीन पोजीशन वाली बातें हो गई, और इसको हम क्या बोलेंगे, रेयरफेक्शन, मतलब इसी को ही पूरा बोलेंगे हम, कंप्रेशन वाला बात बोलेंगे। ठीक है ना। और इस वाले को कंप्रेशन, ये कंप्रेशन और ये रेयरफेक्शन। फिर यहां से क्या हो जाएगा, ये कंप्रेशन, यहाँ रेयरफेक्शन यहाँ तक है, फिर यहां तक कंप्रेशन। ये कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, ये क्या होगा हमारा, ये आगे तक चलता जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम कंप्रेशन, ये तो हमने बस इसको समझाने के लिए बताया आपको, लेकिन इसका डेफिनेशन लिखना पड़े तो कंप्रेशन हम क्या लिखेंगे, कंप्रेशन में region where density of the medium particles, density of the medium particle is more than नॉर्मल, या फिर मीन पोजीशन लिख लेगा, इज मोर देन मीन पोजीशन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कंप्रेशन का,
कि कंप्रेशन वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो मीडियम पार्टिकल की जो डेंसिटी है वो क्या हो जा रही है, यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा है ना, एज कंपेयर टू मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे क्या था, नॉर्मल था, लेकिन कंप्रेशन वाले सिचुएशन में क्या हुआ कि जो मीडियम पार्टिकल बहुत सारे इकट्ठा होंगे एक ही जगह ना, तो कंप्रेशन वहां पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा मीडियम पार्टिकल का बढ़ जाएगा। और रेयर फ्रैक्शन क्या होगा, वो अपने पोजीशन से पीछे हट गए, अपने पोजीशन क्या हो गए, पीछे हट गए, तो इस सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा कि डेंसिटी मीडियम पार्टिकल का कम हो जाएगा। तो अगर हम रेयर फ्रैक्शन की बात करें तो रेयर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, region where the density of medium particle is less than, ठीक है, is less than the मीन पोजीशन, ठीक है ना। तो रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, जहां पे डेंसिटी क्या हो, कम हो, किससे, मीन पोजीशन से डेंसिटी कम हो, तो उस वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, रेयर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो जब भी हमारा कोई साउंड वेव हमारा ट्रेवल करता है तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ऐसे ही क्या होता है, बनता जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी क्या चीज, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन की। अब इसमें हम देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, और लैम्डा मतलब बोले तो वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं ना। अब हम देखते हैं, सपोज जैसे ये हमारा कोई साउंड वेव है, वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। तो इसका जो ये मीडियम पार्टिकल्स है ये ऊपर तक जा रहा है, और वो कुछ नीचे तक भी तो आ रहा है ना, जितना ऊपर तक मैक्सिमम जाएगा कुछ नीचे तक मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको ए माइनस ए तक जाएगा, और ए प्लस ए तक जाएगा, फिर ऊपर तक, और नीचे तक जाएगा माइनस ए तक, ठीक है। और जो यहाँ तक पूरा एक कंप्लीट किया कि नहीं, ये वेव ने क्या किया, एक पूरा अपना एक साइकिल कंप्लीट किया, तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, ठीक है ना। इस वाले को क्या बोलते हैं हम, लैम्डा। और यहाँ वैसे मान लीजिए कि हमने जो साउंड वेव है उसकी स्पीड कितनी है, v है, तो v स्पीड से क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये लैम्डा हो गया। और जब यहाँ तक ये पूरा क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब पहला इसमें आता है एम्पलीट्यूड, क्या होता है ना, एम्पलीट्यूड बोले तो ए, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इसके मीन पोजीशन से उस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो इसमें लिख देते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है ना। इसके मीन पोजीशन से उस मीडियम पार्टिकल का कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। देखिए जैसे कि हमने इसको डिनोट करते हैं, कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल का ए,
देखिए जैसे कि ये वाला मीडियम पार्टिकल यहाँ पे है, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या तो इधर ऊपर हो सकता है या तो ये नीचे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस मीडियम पार्टिकल का, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब दूसरा इसमें पॉइंट आता है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल का टी से। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे कि एक वेव हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, तो ये वेव स्टार्ट जब हुआ, तो जब इसने ये अपना एक पूरा जो एक साइकिल कंप्लीट करेगा, तो उस साइकिल को कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो जो टाइम लगेगा उसी हम टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ऐसे लिख रहे हैं, या फिर वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन बाय द वेव is called as time period। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन बाय वेव इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। मतलब कि ये जो वेव हमारा जो चल रहा है इस तरीके से, एक यहाँ चलना शुरू किया, ये इस तरीके से पूरा कंप्लीट किया, फिर से इसने क्या किया, दूसरा वेव शुरू कर, मतलब कि दूसरा ऑसिलेशन शुरू हो गया ना हमारा यहाँ से। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, दूसरा ऑसिलेशन शुरू हो गया। तो एक ऑसिलेशन करने में उसको जितना टाइम लगता है, मतलब कि या एक वेव को कंप्लीट करने में उसको जितना टाइम लगता है, उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें तीसरा पॉइंट आता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेव है हमारा, जो ये वेव ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन उसने कंप्लीट कर लिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल का एफ से। ठीक है ना, और जो एफ की वैल्यू होती है 1/t होता है। ठीक है, 1/f। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स, या तो इसको हम लिखते हैं हर्ट्स। ठीक है ना, HZ हर्ट्स, मतलब कि इसको लिखे हैं ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं हर्ट्स। ठीक है, तो ये बातें हमको समझ में आ गई है, एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो स्पीड होता है, और लेमडा की बात करेंगे, लेमडा क्या होता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। देखिए लैम्डा क्या होता है, लैम्डा बोलते हैं वेवलेंथ। लैम्डा को बोलते हैं हम वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, तो इसको लिख देते हैं डिस्टेंस traveled by wave in
वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, इज कॉल्ड एज वेव, ठीक है ना। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा, इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा। तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि जो वेव ट्रेवल कर रहा है उसका कुछ स्पीड होगा v, हमने मान लिया भाई स्पीड का v, उसको एक वन टाइम पीरियड जब वो कंप्लीट करेगा तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, ये पूरा वेव मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो एक ऑसिलेशन में क्या भाई कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, हाँ कि ना। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वही डिस्टेंस क्या है, लैम्डा है, और v क्या है, स्पीड है, और t क्या हो गया, टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v इंटू टी। तो हम v को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, लैम्डा अपॉन टी। तो हमको पता है 1 अपॉन टी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है। तो लैम्डा इंटू एफ, मतलब कि v की वैल्यू हमको पता चल गई, f इंटू लैम्डा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारा वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ और स्पीड ऑफ साउंड वेव के बीच में रिलेशन हो गया। और इसका एक और भी होता है डेफिनेशन, देखिए टू सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के जो बीच का डिस्टेंस होता है, टू सक्सेसिव, ये क्या हमारा कंप्रेशन है, ये क्या है कंप्रेशन है कि नहीं है, ये कंप्रेशन हो गया। या फिर ये यहां से यहां तक ये क्या है, रेयरफेक्शन हो गया है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और करके लिख लेना वेवलेंथ में, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, ठीक है ना। चाहे दो कंप्रेसिव जो चाहे दो हम कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस ले, चाहे हम दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस तब भी लैम्डा होगा, चाहे दो हम रेयरफेक्शन के बीच का डिस्टेंस है तब भी वो क्या होगा, लैम्डा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशंस हो गए, कुछ टर्म्स थे ये वेव, साउंड वेव के, ये चीज हो गया, और कुछ हमको फॉर्मूले भी पता चल गए। अब उस फॉर्मूले पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा बातें ना। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, सपोज अ वेव इज ट्रेवलिंग विद स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड and its wavelength is 2 meter, then find, पहला पॉइंट इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दूसरा पॉइंट है कि टाइम पीरियड क्या होगा, और तीसरा पॉइंट है टाइम टेकन
टाइम टेकन टू रीच एट अ डिस्टेंस, लिख लेते हैं 900 मीटर, मतलब उसको कितना टाइम लगेगा 200 मीटर डिस्टेंस को पहुंचने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ से। पहले हम ये देख लेते हैं गिवन, हमको गिवन क्या क्या है। तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब अरे स्पीड ऑफ वेव दिया हुआ हमको 300 मीटर पर सेकेंड, और हमको वेवलेंथ दिया हुआ मतलब लैम्डा दिया हुआ कितना है 2। ठीक है, हमको क्या पूछ रहा है f, तो हम क्या लिखा v इक्वल्स टू एफ लैम्डा हमको पता है, तो v की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 300, f हमको चाहिए और लैम्डा की वैल्यू कितनी हमारी दी हुई है, अरे वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ना, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 150 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 150 हर्ट्ज। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा इस तरीके से कि जो टाइम पीरियड होता है 1/f, तो वो कितना आ जाएगा 1/50 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है हमको कि ये जो हमारा जो वेव है उसको 900 मीटर पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो हमको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 900, स्पीड कितना है 300 और टाइम कितना लगेगा t, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, चलो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखते हैं अ साउंड वेव completed 600 रिवॉल्यूशन या फिर 600 रिवॉल्यूशन इन लिख लेते हैं 20 सेकेंड। इसने क्या किया कि 20 सेकेंड में उसको मतलब इतना रिवॉल्यूशन क्या कर दिया कंप्लीट कर लिया, एंड इट्स wavelength is 3 मीटर, देन फाइंड, ठीक है, देन फाइंड, पहला पॉइंट क्या पूछ रहा है इसमें कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और दूसरा पॉइंट पूछ रहा है टाइम पीरियड, और तीसरा पॉइंट पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 600 रिवॉल्यूशन मतलब 600 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है कितने सेकंड में 20 सेकंड में। तो हमको क्या पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम मतलब क्या भाई एक सेकेंड में वो कितना वो ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा वही क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, टाइम कितना दिया हुआ 20 सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 600, तो 600/20, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आएगा फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 30 हर्ट्ज आ गया। ठीक है, अगर हम ये पहला पॉइंट हो गया हमारा सॉल्यूशन में पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट की बात करेंगे टाइम पीरियड कितना जाएगा 1/f, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/30 सेकेंड हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है स्पीड पूछ रहा है, तो v इक्वल्स टू क्या होता है हमारा लैम्डा इंटू एफ। तो लैम्डा हमको दिया हुआ कितना है 3, ठीक है, लैम्डा कितना दिया हुआ हमको 3 और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई हमको 30, तो ये कितना आ जाएगा 90 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उस वेव का जो स्पीड होगा कितना होगा 90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।